दोस्तों, आप में से ज्यादा तो लोगों ने रोटोमैक बॉल पेन के बारे में जरूर सुना होगा और इसके यादगार एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे। लिखो इंडिया की पहचान और लिखते जाओ और लिखते लिखते लव हो जाए। रोटोमैक लिखते लिखते लव हो जाए जैसे अट्रैक्टिव टैगलाइंस वाली रोटोमैक पेन के ब्रांड एम्बेसडर्स बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से लेकर रवीना टंडन तक रहे हैं। रोटोमैक पेन 1992 के दौर में इंडियन स्टेशनरी मार्केट में रेवोल्यूशन ले आया था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और खुद को एक सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर लेने के बावजूद भी रोटोमैक का नाम 3,700 करोड़ रुपए के एक स्कैम से जुड़ गया। किसने किया था ये इतना बड़ा स्कैम और कैसे हुई थी रोटोमैक की शुरुआत, जानेंगे फुल स्टोरी आज के वीडियो में। गुजरात के एक व्यापारी थे मनसुख कोठारी। वो गुजरात से निकलकर कानपुर चले गए थे अपने पान मसाला बिजनेस को शुरू करने के लिए। उनकी कंपनी का नाम था पान पराग। आप सभी ने इस कंपनी के बारे में सुना ही होगा। मनसुख भाई कोठारी इंडिया में पाउचेस में पान मसाला बेचने वाले पहले लोग माने जाते हैं। इसके पहले पान मसाला जो है वो बड़े पैकेट्स में मिलता था या डिब्बियों में मिलता था। 1985 में पान पराग एक लौती ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग की थी और अपने कई सारे यादगार पान पराग के एड्स भी देखे होंगे। और बेसिकली ऐसा भी कह सकते हो कि पान पराग ने ही कानपुर को मसाला सिटी के नाम से भी फेमस कर दिया था। मनसुख भाई कोठारी के बेटे विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी, इन दोनों भाई ने अपने फादर के बिजनेस के अंदर असिस्ट करना शुरू किया। बिजनेस के बढ़ने के बाद विक्रम कोठारी ने यह महसूस किया कि स्टेशनरी बिजनेस में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, इसलिए 1992 में उन्होंने रोटोमैक कंपनी की शुरुआत की। कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। 1999 में दोनों भाइयों ने सेपरेट होने का डिसाइड किया। बड़े भाई यानी विक्रम कोठारी को रोटोमैक कंपनी मिली, जबकि दीपक कोठारी को पान मसाला का बिजनेस मिला। विक्रम कोठारी ने अपनी रोटोमैक कंपनी को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए 38 कंट्रीज में एक्सपांड किया और इसके साथ इंडिया अपने घर में भी अपने आप को पॉपुलर करने के लिए एड कैंपेन्स चलाए, जिसके लिए कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का उन्होंने इस्तेमाल किया और एक टॉप ब्रांड इसकी वजह से वो निकल कर आए। 2007 तक सब कुछ जब सही चला तो रोटोमैक ने कुछ लोन्स लेना शुरू किए कई सारे अलग अलग बैंकों से। ये लोन उन्होंने अपने गुड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों से सामान खरीदने और अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है इस नाम पर लिए थे। 2008 से लेकर 2012 के बीच रोटोमैक कंपनी ने 7 बैंक से लोन लिया और इन लोन्स की अमाउंट टोटल 2,919 करोड़ रुपए थी, जिसका अगर इंटरेस्ट मिला दिया जाए तो वो टोटल अमाउंट जो था वो 3,695 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। रोटोमैक कंपनी को लोन देने वाले बैंकों में से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी। और इसके बाद में शुरू हुआ मेन स्कैम का सिलसिला। कुछ सालों तक बैंक को लोन के सिलसिले में कोई इशू नहीं आया, लेकिन कुछ वक्त बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को ये लगने लगा कि विक्रम कोठारी जिन कामों के लिए लोन ले रहे हैं, यानी कि बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो उसका इस्तेमाल वहां पे नहीं कर रहे और कहीं और ही उन पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। मान लो कि अपने बैंक के लिए अपने बिजनेस के नाम पर लोन लिया है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल अगर पर्सनल चीजों के लिए करते हो तो बिजनेस वैसे भी बढ़ नहीं पाएगा और अगर वो ग्रो नहीं होगा तो बैंक को पैसा वापस लेने के लिए दिक्कत होगी और जिसने पैसे उड़ा दिए वो पैसा लौटा भी नहीं पाएगा। और ये उसी समय पर हो रहा था जब नीरव मोदी का पीएनबी घोटाला सामने आया और अगर आप उस केस को जानते हो तो वो भी थोड़ा सिमिलर ही था और इसी की वजह से सिमिलर शक जो है वो 2018 में विक्रम कोठारी पर आने लगा और इसीलिए 2018 में विक्रम कोठारी पर धोखाधड़ी करने के लिए और उनसे 616.69 करोड़ रुपीस हासिल करने के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाई गई और विक्रम कोठारी को एक विलफुल डिफॉल्टर होने का आरोप भी लगाया गया। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पैसा तो है लेकिन वो फिर भी बैंक को लौटा नहीं रहा है, जानबूझ के लोन जो है वो डुबा रहा है। एफआईआर दर्ज होने से ही सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी और जांच में बात सामने है कि विक्रम कोठारी ने कई सारे जो बैंकों से लोन लिया था वहां पे भी सिमिलर चीजें हो रही थी। अब ये हुआ कैसे? विक्रम कोठारी के पास रोटोमैक के अलावा भी कुछ ऐसी कंपनीज थी जिसमें वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे और इन्हीं कंपनीज के लिए वो लोन लिया करते थे। एक्चुअली ये होता जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कोई फॉरेन कंट्री से कुछ सामान खरीदते हो, लेकिन अगर आपके बैंक में इतने पैसे नहीं है तो आप अपने बैंक से वो लोन ले सकते हो। बेसिकली क्रेडिट सिस्टम ही होता है और एक काइंड ऑफ गारंटी सिस्टम भी होता है जिसके लिए एफएलसी इशू करती है बैंक। एफएलसी यानी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें आप आगे जाकर कोई भी अगर कंपनी से सामान खरीदते हो तो उनको एफएलसी देनी होती है, जिसकी वजह से सामने वाली कंपनी को गारंटी हो कि जो बैंक है वो पैसे दे देगी और उनका सामान बेचने के बाद में पैसा नहीं आएगा, ऐसा कोई नुकसान ना होगा। और ये जो बैंक्स होती है फॉरेन बैंक के साथ में उस समय पर काम कर जो है सेटलमेंट्स का काम करती है पैसों के मामले में। और बेसिकली जब सामान एक्चुअल में मिल जाता था तब उस इंडिविजुअल के बदले में जो ये कंपनी
है या बैंक है वो पैसे दे देती थी सामने वाले पार्टी को। और अब सोचने वाली बात ये है कि जब बैंक ये फॉरेन कंपनीज को लोन दे रही थी तो इसमें स्कैम कैसा, ये तो नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ही है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि सिंगापुर में एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था बगड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक शेल कंपनी थी, यानी कि इस कंपनी के अंदर एक्चुअल में कोई काम नहीं होता था, ये बस एक एड्रेस था जहां पर कंपनी रजिस्टर्ड थी, और ये विक्रम कोठारी ने ही बनाई थी प्रॉपर्ली बैंक्स को स्कैम करने के लिए। बैंकों को विक्रम कोठारी ये बताता था कि इस बागड़िया कंपनी से वो सामान खरीद रहा है और इसके लिए पैसों के लिए उनको क्रेडिट चाहिए, और एक्चुअल में कोई सामान खरीदा नहीं जाता, लेकिन क्रेडिट जो है वो इशू कर दिया जाता इस बागड़िया कंपनी को, यानी बेसिकली वापस वो विक्रम कोठारी के पास में ही आ जाता, और इस तरीके से ये स्कैम किया गया। बट फिर अगर ये पैसे घूम फिर के विक्रम के पास में आ ही जाते थे तो इसका होता क्या था? दरअसल जो पैसे बागड़िया ब्रदर्स को बैंकों से मिलते थे वो पैसे वापस रोटोमैक में ट्रांसफर किए जाते थे, जिसके बाद विक्रम कोठारी उन पैसों को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करता था जहां पर इनको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते। एक एग्जांपल, एक टूर पर समझो कि आप किसी बैंक से लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट 5% है, फिर आपने उन्हीं पैसों को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे 10-12% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप जो है इजीली जो भी दोनों इंटरेस्ट रेट का बीच का डिफरेंस है उससे पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर सिमिलर चीज विक्रम कोठारी कर रहा था, और मेजरली जो इंटरेस्ट टूल्स का वो इस्तेमाल कर रहा था वहां पर फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसीज के बीच में जो इंटरेस्ट डिफरेंस होता था उससे वो मुनाफा कमाता था, जो कि लोन्स का लेजिटिमेट इस्तेमाल नहीं था। और ये सिंपली मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, क्योंकि विक्रम कोठारीज ने इस पैसों को यूज करने के लिए फेक कंपनीज बनाई, झूठ बोलकर पैसे लिए, तो ये स्कैम के रूप में ही उभर कर आया। मामले के बाहर आने के बाद विक्रम कोठारी की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन्हें जब्त करने के लिए और पैसे रिकवर करने के लिए काम शुरू हुआ, पर उनका पैसा रिकवर हो जाएगा ऐसा भी नहीं था, क्योंकि विक्रम कोठारी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको बैंकों को ओवर वैल्यू करके दिखाया था। 10 लाख का घर 1 करोड़ करके बताया था, ऐसा आप समझ सकते हो। सीबीआई ने जांच के सामने आने के बाद विक्रम कोठारी को एक फ्रॉड घोषित कर दिया और उसे 2018 फेब में अरेस्ट भी कर लिया गया। 19 मंथ्स तक वो जेल में भी थे और बेल मिलने के बाद में बाहर आ गए। 2022 की बात करें तो 4 जनवरी 2022 यानी अराउंड 1 साल पहले बाथरूम में फिसल कर गिरने की वजह से विक्रम कोठारी की मौत हो गई, और ये भी एक उन्हीं मामलों में से चला गया जहां पर लोन्स का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया गया और बैंक्स को इसका नुकसान झेलना पड़ा। क्या आपको याद है आप जब रोटोमैक के प्रोडक्ट यूज करते थे और आपने कभी सोचा था कि इतना बड़ा स्कैम करने से जुड़ जाएगा? आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।